उच्च स्तर के अधिकारी हैं, मेरठ के आईजी हैं और वो सिपाही महोत्सव के दौरान अखिलेश यादव के सामने घुटने टेक कर बैठे हुए थे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं सिपाही महोत्सव की, जहां अखिलेश यादव से बात करने के लिए ये आईजी पहुंचे थे और अखिलेश सोफे पर बैठे हुए थे। आईजी सामने जमीन पर घुटने के बल बैठ गए और बात करने लगे मुख्यमंत्री से। हमारे संवाददाता मोहम्मद फारिक इस वक्त इटावा से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद फारिक, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं अपने आप में, लेकिन क्या इसके बाद कोई सफाई दी गई है इन अधिकारी की तरफ से? अर्चना, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरीके से आईएएस और आईपीएस ऑफिसर राजनीति के शिकार होते हैं, राजशाही के शिकार होते हैं। जिस तरीके से अपनी बात को कहने के लिए उनको घुटनों के बल बैठना पड़ता है एक नेता के सामने, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी नेता हो। आज का दौर ऐसा है कि आईएएस और आईपीएस जो भी लॉबी है, ये सारी की सारी राजनीति से चल रही है, ना कि अपने विवेक से चल रही है। फारिक, क्या ये पता लग पाया कि क्या बात करने के लिए मेरठ रेंज के आईजी गए थे अखिलेश यादव के पास और वो उनके बगल में सोफे में या सामने या कहीं और बैठने की बजाय घुटने के बल अखिलेश यादव के सामने जमीन पर ही बैठ गए? सूत्रों के मुताबिक खबर ये आ रही थी कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर का जो हालात चल रहा है और मेरठ मुजफ्फरनगर के पास लगता है, उसी लिहाज से उन्होंने कोई बात की होगी, उसी के लिए उनको स्पेशल बुलाया भी गया था मेरठ जोन के आईपीएस ऑफिसर को। और उसके बाद वहां पर अखिलेश यादव मौजूद हैं और सामने बैठे हुए अधिकारी घुटनों के बल सामने बैठे हुए हैं। और ये कितनी देर तक लगभग ये बातचीत होती रही फारिक? ये लगभग, अक्सर मैं बताऊं आपको, लगभग 2 से ढाई मिनट के बीच की ये वार्ता चली थी उनके बीच में। पर उसके बाद में कानपुर जोन के आईजी ने उनको जब ये देखा कि कैमरा चल रहा है तो उनको वहां से उठाकर ले गए। यानी जब ये समझ में आया कि कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा है, उसके बाद उनको वहां से उठाया गया। लेकिन इस मामले में ना ही अधिकारी को लगा, आईजी साहब को लगा कि कुछ गलत है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कितने आराम से सोफे में पीछे हाथ करके टेक लगा के बैठे हुए हैं, उन्हें भी कहीं से नहीं लगा कि ये गलत है, नियम कायदे कानूनों के खिलाफ है। अगर ये राजनेताओं को, हिंदुस्तान के राजनेताओं को अगर इतना ही सलीका होता कि किस अधिकारी को हम अपने घुटनों के सामने बिठा लें अपने नीचे, तो आज ये देश की हालत कुछ और होते। ये हालात ये उत्तर प्रदेश के नहीं, हर स्टेट के यही हालात है कि जो भी सत्ता में होता है उसके सामने अधिकारी को घुटनों पर बैठना पड़ता है। फारिक, शायद इसीलिए तमाम समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की गुंडागर्दी की खबरें आती रहती हैं और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि सबको पता है, नेता जानते हैं समाजवादी पार्टी के, कि पुलिस उनके घुटनों पर बैठी हुई है, इसलिए कुछ नहीं करेगी उनके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि आज हालात उत्तर प्रदेश में है जो गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। हालांकि महासचिव रामगोपाल यादव ने ये कहा था अभी सफाई महोत्सव के दौरान, अखिलेश को नसीहत भी दी थी कि ये गुंडागर्दी बंद होना चाहिए, जो कि हमारे मैनिफेस्टो में था इलेक्शन के टाइम पे, गरीब सर उठाकर जिएगा, गुंडा सर झुकाकर जिएगा। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर इस तरह से ये उत्तर प्रदेश के हालात चलते रहे, दोबारा अखिलेश सत्ता में नहीं आने वाले। उसके बावजूद भी किसी भी समाजवादी पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता के ऊपर कोई फर्क नहीं है, और अधिकारी हमेशा यही हाल है अधिकारियों का कि घुटनों के पर बैठते हैं या राजनेताओं के फोन पर काम करते हैं। तमाशा बना रखा है ये सब। आप लोग, पूरे सारे लोग, ये सब कोई आप लोग बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये सब पार्टियां नहीं है, ये सब घरेलू व्यापार चला रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं अपनी। पार्टी केवल एक है, बीजेपी जी, अगर पार्टी का नाम लेती है। बाकी आप इन सबका इतिहास तो देखिए। ठाकरे का बेटा, शरद पवार की बेटी, फारूक अब्दुल्ला का बेटा, प्रकाश सिंह बादल का बेटा, चौटाला का बेटा, भजन लाल का बेटा, शीला दीक्षित का बेटा, सोनिया गांधी का बेटा, मायावती का भतीजा, मुलायम सिंह का बेटा, अजीत सिंह का बेटा, रामविलास पासवान का बेटा, लालू प्रसाद यादव का बेटा, बीजू पटनायक का बेटा, ममता बनर्जी का भतीजा, स्टालिन का बेटा, देवगौड़ा का बेटा और चंद्रबाबू नायडू का बेटा। ये सब बेटा बेटी करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, देश नहीं चला रहे हैं। देश चल ही नहीं सकता, इन्हें सिर्फ अपना अपना बस, क्योंकि जो धंधे में यही होता है, देश जाए भाड़ में, देश को बाद में देखेंगे। फर्क साफ है। इसीलिए मुझ जैसे लोग बिना किसी इंटरेस्ट के, सेल्फ इंटरेस्ट के, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, सेवा देते हैं बगैर किसी लालच के, राष्ट्र हित में, कि तुम जैसे लोग ना आ पाए। सोच लेना भाइयों, जो भी कुछ मैंने कहा है, वोट डालें तो सोच समझ के डालें कि आप दुकानदारों को डाल रहे हैं या पार्टी को डाल रहे हैं या देश हित में डाल रहे हैं। जय हिंद।
जिस देश में एक सुपरस्टार के कंधे का ऑपरेशन इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि सारा का सारा मीडिया उसके दरवाजा के खड़ा रहे, लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के एक कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल कोई नहीं पूछे, जिस देश में एक शाहरुख खान को अमेरिका के एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है तो उस देश के मंत्री पे बयान निकल आते हैं, लेकिन वो कलाम साहब जिनकी जुल्फ के एक झटके से परमाणु बन गया, उन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट पे एक एयरलाइन ने रोका, उस देश के किसी मंत्री के कान पे जू नहीं रहेंगी। तब इस देश में ऐसी कविताओं की आवश्यकता है और ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। कमाल का देश है साहब। पिज्जा इस देश में 30 मिनट में घर पे आता है, 30 मिनट में नहीं आया तो पैसे वापस कर देते हैं। आप पुलिस वालों को बुला के देखिए। झंडा ऊंचा रहे हमारा, मैं पहले भी आया था, तब मैंने एक बात कही थी कि ये नाम आपका बहुत अच्छा है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक परिवर्तन चाहता हूं कि इसे आप रहे नहीं कहें, सिर्फ इतना सा कहें कि झंडा ऊंचा है हमारा। इसमें रहे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा झंडा तो हमेशा सदैव ऊंचा है। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां आपके इस अभियान को समर्पित करते हुए सुनाना चाहता हूं, फिर जैसा आप कहेंगे कर दूंगा। पूरी दुनिया में जितने देश हुए, जितने लोग हुए, भारत पे हमला करने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी। किसी ने बंदूकों से किया, किसी ने गोलियों से किया, किसी ने बातों से किया, लेकिन हमला सभी ने किया और हम सारे हमले स्वीकार करते रहे। सारे हमले स्वीकार करने के बाद शायद दुनिया ने हमारे मौन को न जाने क्या समझ लिया। तब गणतंत्र दिवस की संध्या पे मेरे काव्य धर्म को निभाते हुए सिर्फ 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान सारी दुनिया से क्या कहता है, सुने मेरी बात। इस अवसर पे शायद इससे श्रेष्ठ नहीं कह सकता बैरागीदा, अशोक जी ध्यान चाहूंगा। इस अवसर पे यही कह सकता हूं, पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की ओर से एक संदेश के सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। सच है इरादे हमारे, हिंदुस्तान सारी दुनिया से कहता है कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। वाह 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 वाह। ये राष्ट्र जिस दिन ये भाषा बोलने लगेगा, मेरे ख्याल से दुनिया को कुछ और कहने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक पंक्ति और कहना चाहूंगा जीवन में, इससे श्रेष्ठ मैंने कुछ नहीं लिखा, वो एक पंक्ति कहता हूं। ये तिरंगा जिसे लहराते हुए आज हम बहुत गर्व महसूस करते हैं, जिसके नीचे खड़े होकर जनगणमन, मैं अभी पिछले दिनों सेल्युलर जेल देख के आया। यकीन मानिए उन लोगों ने, भारत की आजादी के कुछ नाम हम गिन लेते हैं जिन लोगों ने प्राण दिया, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, लेकिन अगर उन्होंने प्राण नहीं दिए होते तो इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर आज हम मुस्कुरा नहीं रहे होते। उनके लिए सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा, उससे श्रेष्ठ कह नहीं सकता, सिर्फ ये कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वाह 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 वाह। लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्यारी अगर इस देश में कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसके अनगिनत सबूत हैं। अगर इतिहास उठा के देखें तो एक अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई कांग्रेस पार्टी को आज भी एक विदेशी औरत ही चला रही है। कांग्रेस का इतिहास देखें कि कैसे लोकतंत्र की कांग्रेस ने हर बार हत्या की। 1947 में आजादी के समय दंगे करवाए, लाखों लोग कांग्रेस ने मरवा दिए। सिर्फ नेहरू चूंकि प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। उससे पहले नेताजी सुभाष बोस ने जब आजाद भारत की सरकार की घोषणा करी, 1943 में ही देश आजाद हो चुका था, पर कांग्रेस ने उसको मामले को दबा दिया गया। सरदार पटेल, जिनको पूर्ण बहुमत मिला था प्रधानमंत्री बनने का, देश का पहला प्रधानमंत्री बनने का, पर नेहरू ने उसके बाद लोकतंत्र की हत्या करी और अवैध तरीके से नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, जबकि असली हक, असली वोट सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल को मिला था। लाल बहादुर शास्त्री जी की जो हत्या हुई उस पे आज भी रहस्य है। इंदिरा गांधी ने करीब 24 बार संविधान को बदल के तोड़ा मरोड़ा, लोकतंत्र की हत्या करी, देश में इमरजेंसी लगाई। ये सब कांग्रेस का इतिहास है, लोकतंत्र की हत्या कैसे करी गई। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो राजीव गांधी ने हजारों बेगुनाह सिखों की हत्या करवाई। किस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने बेगुनाह सिखों को मारा गया, औरतों को मारा गया, लूटा गया, बलात्कार किए गए, जिसपे आज भी न्याय की लोग वेट कर रहे हैं। माधव गोडबोले जो देश के पूर्व गृह सचिव थे, उन्होंने भी एक किताब लिखी, इंदिरा गांधी एन एरा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप, ये वो किताब है। इसमें खुद माधव गोडबोले जी ने बताया कैसे कांग्रेस ने, कैसे इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की अनेकों बार हत्या करी। कांग्रेस ने अनेकों, अगर इतिहास उठा के देखे 70 साल का आजादी का, तो कांग्रेस ने अनगिनत देश में दंगे करवाए, जिसके खिलाफ बहुत सारे आज भी देश में सबूत हैं, किताबें लिखी गई हैं। और खुद कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र की हत्या रोज होती है, जो आज भी हो रही है। पिछले करीब 20 साल से सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, यानी कांग्रेस में कोई अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं,
क्या कांग्रेस में ऐसा एक भी व्यक्ति काबिल नहीं है? क्या कांग्रेस पूरी नाकाबिल लोगों से भरी हुई है कि उसमें अध्यक्ष बनने के लिए गांधी परिवार से बाहर का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता? खुद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं होता, हमेशा सोनिया गांधी ही क्यों उस कुर्सी पर काबिज रहती है?